नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे विस्फोटक मामले को लेकर जिसमें आपकी मेरी सभी की एक चिंता है। हम बात करेंगे भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर। एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कई क्षेत्रों को एक विघटन के रूप में सामने लेकर के आएंगे और अगर समय रहते हम नहीं चेते तो बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि ये चिंता अभी कोई आंकड़े यूएनओ ने जारी किए हो उसके हिसाब से हो, मैं बरसों से सुनता आ रहा हूं। बड़ी फिक्र है लोगों को, बड़ी चिंता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बेकाबू हैं। और ये कहना केवल हम विकासशील राष्ट्र हैं इस वजह से यहीं पे कोई शिक्षा की कमी हो या ऐसा नहीं है। विकसित राष्ट्रों के भी हालात बहा हुए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो चलिए आज हम यही एक सामाजिक मुद्दा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं और वीरेंद्र शर्मा साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। भारती शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखें, फिर लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। अगले 8 साल यानी 2027 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2019 से 2050 तक 27.30 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे। वहीं अभी भारत की आबादी 137 करोड़ है। चीन की जनसंख्या 143 करोड़ है। चीन में दुनिया की 19 और भारत में 18% आबादी रहती है। 32.90 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका तीसरे और 27.10 करोड़ के साथ इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी में 200 करोड़ का इजाफा होगा और कुल आबादी बढ़कर 970 करोड़ हो जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के साथ ही लोगों की उम्र भी बढ़ रही है। 2050 तक हर 6 में एक व्यक्ति 65 साल के ऊपर की उम्र का होगा, यानी दुनिया की 16% आबादी बुजुर्ग होगी। अभी 2019 में यह 11% है, यानी हर 9 में से एक आदमी बुजुर्ग है। 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी में सबसे ज्यादा इजाफा इन 9 देशों की वजह से होगा। भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो जनसंख्या नियंत्रण में चीन हमसे काफी आगे निकल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सदी के अंत तक भारत की आबादी 150 करोड़ हो जाएगी, जबकि जनसंख्या को नियंत्रण करने की नीतियों के कारण चीन की आबादी 110 करोड़ पर रुक जाएगी। 73.30 करोड़ के साथ नाइजीरिया तीसरे, 43.40 करोड़ के साथ अमेरिका चौथे और 40.30 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान 5वें नंबर पर होगा। इस शताब्दी के अंत तक पूरी दुनिया की आबादी 1100 करोड़ हो जाएगी। From an estimated 2.5 billion people in 1950, the global population has grown more than threefold and now numbers around 7.7 billion. Using demographic and statistical methods, we have projected the global population forward to 2100. भारत की बढ़ती आबादी को देखते हुए कई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री विशेषज्ञ चिंता कर रहे हैं। खासतौर पर देश में संसाधनों की उपलब्धता पर मानव संघर्ष के हालात भी पनप सकते हैं। इस मामले में टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत ने भी पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा को बढ़ती जनसंख्या में होने वाली समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट सौंपा था। इसके अलावा योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हाल ही में देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने जाने की वकालत करते हुए कहा कि 2 बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चे को मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। भारत की आबादी विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सराहनीय काम किए हैं। ऐसे में भारत को भी अब ऐसे ही उपायों की जरूरत है, नहीं तो भविष्य में संसाधनों की कमी के चलते भारत में मानवीय संघर्ष के हालात पैदा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने हमारा पूरा डिबेट का मजमून आपने सुना। ये एक सामाजिक सरोकार की भावना के नाते हम आप तक की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट है ये और भयावह स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। यहां मोटी बात यह है कि केवल बस ये है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो होगा क्या। बहुत सारी
परेशानी होंगी। समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री पहले ही इस बात को लेकर के आगाह कर चुके हैं कि हालात भयावह हो सकते हैं, भुखमरी फैल सकती है, जमीन के विवाद बढ़ सकते हैं, अपराध बढ़ सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, खाद्यान्नों की कमी आ सकती है, पोल्यूशन बढ़ सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के बढ़ा जा सकता है। अब हो क्या, ये सबसे बड़ी बात है। पड़ोसी मुल्क चाइना ने इस बात को लेकर के पहले ही अपनी परेशानी को समझते हुए कठोर कदम उठाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क के भविष्य के लिए क्या वास्तव में हमारे यहां पे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर के कदम उठा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपका विजन साफ होना चाहिए कि ये देश हित में है और ये होना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं, और ऐतराज हो तो हो, ये देश की एक विकास का सवाल है, देश की भविष्य के संकट से निजात दिलाने का सवाल है। तो चलिए मैं जाऊंगा अब आरको साहब के पास में। आरको साहब, बड़ी भयावह स्थिति है और आपने पूरा मजमून सुना। क्या आपको लगता है कि इस देश में चाइना जो सख्त कदम उठा करके, और अभी एक सुर्खियां जो बटोर रहा था कि चाइना से दूसरे मुल्कों को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से सख्त रवैये के साथ में, और उन्होंने इस पर लगाम लगाया है, तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि हमारे यहां भी ये बिल्कुल होना चाहिए, और होना चाहिए तो स्थितियां स्पष्ट हैं, तस्वीर साफ है हमारे यहां की? क्या ये सरकारों की विल पावर ऐसी मजबूत है, या राजनीतिक दलों की इतनी विल पावर मजबूत है कि वास्तव में कठोर कदम उठाने के लिए वो लोग तैयार हैं? मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे सियासी लीडर जो हैं वो इन तमाम चीजों पर चिंता न करके, बल्कि मुल्क में अपनी सियासी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे देश कमजोर होता है। आज हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इतनी डाउन है, हमारे चीन के मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में। तो मेरा यह मानना है कि देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो वो एक मुंह और दो हाथ लेकर के पैदा होता है, और जब उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान भी उससे निकलता है। लेकिन हालत यह है कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं जाकर अपनी सियासत में इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि हम अपने देश को किस तरह से इस निजात से बचाएं और हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को अच्छी बनाएं, इस पर हमारी सरकारें कोई गौर नहीं कर रही है। आज हमारे मुल्क की हालत यह है कि सारी दौलत चंद हाथों में जाकर सिमट गई है, जिसकी किसी को चिंता नहीं है। अगर ये चंद हाथों में चले जाएगी तो फिर बाकी जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी आज ज़रूरत है हमें, उस तरफ हमारी सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रही है कि देखिए, पहले वो पार्टी थी, उसने ये नहीं किया और हमने ये किया। इसी पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरने पर सारा का सारा हम अपना वक्त गंवा देते हैं, और इसी तरह 5 साल पूरे हो जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, मुल्क के विकास की कोई बात नहीं करता है। हाँ, ज़बानी दावे करते हैं, हम सबको साथ लेंगे, देश का विकास करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। जी, मैं अभी लौटूंगा आपके पास में। भारती जी हमारे साथ में। भारती जी, बड़ी एक हम सोशल इश्यू को आज छूने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलेशन एक विस्फोटक हालात में पहुंच रही है, और 8 साल बाद ही अगर हम आज भी नहीं चेते तो ऐसी स्थिति होगी कि हम चाइना से आगे चले जाएंगे, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में हम होंगे। तो बड़ा चिंता का विषय है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता वर्षों से सुनते आ रहे हैं, हम जब बच्चे थे तब से इस बात को लेकर के
और मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार इंदिरा गांधी के वक्त इसको लेकर के फैमिली प्लानिंग को लेकर के भी आया गया संजय गांधी जी। लेकिन बस ये तरीका गलत रहा कि हम लोग सह नहीं पाए उसको। अगर उस समय से, क्योंकि उन्होंने दो चीजें कही थी, एक तो हाईवेज पे जो आज जितने पेड़ दिख रहे हैं ये कहा जाता है संजय गांधी की देन है ये, और किसी की भी रही हो, लेकिन उससे कोई अच्छी बात है तो किसी भी पार्टी की हो सकती है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन को लेकर के हो सकता है संजय गांधी का उस वक्त मिशन फेल रहा कि हमारे यहाँ पे ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं कि कोई कहे कि आपको ये करना है, वो कहे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, कानून है, आपको करना चाहिए, तो शायद कर लेते हैं। और जैसे ही कोई प्रेशर महसूस होता है तो लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। हो सकता है ये कुछ रही उस दौर के लोग समझ सकते हैं। आर्कोस आपको बहुत बेहतर मालूम होगा इस बात का। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि आज वोट की राजनीति हमारे यहाँ पे है, हर चीज में देखी जाती है, क्या संभव हो पाएगा कि हम चाइना जिस तरह से अभी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है कि आबादी को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है बिना किसी उसके कि बस एक ही कि राष्ट्र हित में यह है तो ये करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे ऐसे हालात बन सकते हैं? मैं अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊं, किसी धर्म विशेष पे बात नहीं करूं, तो हमारी जो जनसंख्या कंट्रोल ब्यूरो है या जनसंख्या पे जो हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले फैमिली प्लानिंग लाया गया, जिसको बहुत अच्छे से लोगों ने समझा, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ। टीएफआर हमारा कहता है, टीएफआर जो प्रजनन क्षमता है, टीएफआर रिपोर्ट ये बताती है कि प्रत्येक राज्य में 2.1 है। अगर ये 2.1 सिमिलर रहता है, हम मैनेज कर पाते हैं, तो हमारी जनसंख्या रुकेगी। हम किसी भी कंडीशन में चाइना तक नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ मैं फिर जोड़ूंगी कि अभी कुछ सालों में धर्म और भीड़ तंत्र बढ़ गया है। ये जो धर्मवाद, वोट की राजनीति जैसे आपने कहा, ये हमारे को गलत रास्ते पे ले जा रही है। अभी मैंने एक रामदेव जी का वो पढ़ा, सुदर्शन जी का पढ़ा। सुदर्शन जी कहते हैं कि हिंदुओं को अगर आज समझ जाना चाहिए कि उनके 5 से 10 बच्चे होने चाहिए। कुछ बाबा लोग ऐसा बोलते हैं। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, बाबा जी आप उस प्रवचन के लिए जब आप आते हैं तो 10 से 50 लाख रुपए हमसे लेते हैं, उन बच्चों की देखरेख आप करेंगे क्या? हमारी क्षमताएं, हमारी पारिवारिक कंडीशन अगर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको उसको नियंत्रण में लाना है। मैं बाबा रामदेव से सहमत हूँ, हालांकि मैं बहुत सारे विचारों से उनसे सहमत नहीं होती हूँ, लेकिन मैं सहमत हूँ कि हमको बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा। 2 से ज्यादा बच्चों पे वास्तव में जितनी भी सरकारी सहायताएं हैं बंद कर दीजिए, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट नौकरियां बंद कर दीजिए, नेता टिकट देना बंद कर दीजिए, वोट का अधिकार बंद कर दीजिए। मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को मैं खुद भी चाहती हूँ। बिल्कुल, और जब तक सख्त रवैया इख्तियार नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कैसा होगा। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकार आपके केंद्र में, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। मतलब किसी भी मुल्क की जो फेडरल सिस्टम है तो यूनियन गवर्नमेंट जहां भी है वहां उसकी होगी। ये 5 साल बड़े चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 8 साल की जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ये तो एक यूएनओ की तरफ से हमें चेताया गया है, अगर समय रहते हम ध्यान देंगे। लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें बिना किसी हिचक के, बिना किसी वोट की राजनीति के सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सख्त कदम नहीं उठेंगे एक समानता के साथ में, तब तक मुश्किल है कि ये सब चीजें हो नहीं पाएंगी। और आने वाली जो पीढ़ी होगी, आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, दूसरों के बच्चे होंगे, वो हमें माफ नहीं करेंगे कि समय रहते हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसमें। देखिए, केवल भारत के लिए ही नहीं, वैश्विक चिंतनीय विषय है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा विषय आपने आज उठाया है। अगर भारत की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक समस्या बहुत बड़ी है भारत की, कि हम समस्या जब गंभीर हो जाती है तभी उस समस्या की ओर ध्यान देते हैं। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। राइट। तो आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम साधन के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं या जनसंख्या के अकॉर्डिंग साधन बढ़ाना चाह रहे हैं। ये दोनों विषय चिंतनीय है, और दोनों ही आवश्यक इसलिए हैं कि हमें सोचना होगा कि हमें अपने साधनों के अनुरूप जनसंख्या बढ़ानी चाहिए या जनसंख्या के अनुरूप अपने साधन बढ़ाने चाहिए।
प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित हैं, उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर 50,000 की आबादी प्रतिदिन के हिसाब से हमारे यहाँ बढ़ रही है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन प्रति वर्ष जहां 54 लाख टन की आवश्यकता, वहां केवल 40 लाख टन बढ़ रहा है। अभी जैसे भारती जी ने कहा कि 2.1% की हमारे यहाँ पे TFR है, लेकिन आप ये देखिए 7 राज्यों में TFR की स्थिति बहुत चिंतनीय है। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, मेघालय ऐसे राज्य हैं जहां की स्थिति बहुत चिंतनीय होती जा रही है। 147 जिले तो ऐसे हैं जो कि चिंतनीय स्थिति से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो जो समस्या आने वाली है, आप मानिए जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे शिक्षा वाली स्थिति हो, चाहे हमारे पे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज की स्थिति हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज की स्थिति हो या खाद्यान्न की स्थिति हो, जो संकट है अगर जनसंख्या इसी अनुपात में बढ़ती रही तो यह निश्चित मानिए कि ये जो संकट है इस प्रकार बढ़ेंगे कि लाइन एंड ऑर्डर की समस्या बहुत विकट हो जाएगी। हम समझ नहीं पाएंगे कि एकदम ऐसा क्या हुआ है कि देश विकट परिस्थितियों से घिरता जा रहा है। और जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है, आज पॉपुलेशन की रिपोर्ट है, कल को दूसरी जो इंडेक्स आएंगे, हेल्थ इंडेक्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स आएंगे, उनके अकॉर्डिंग आम जनता को लगेगा कि सरकारें कुछ नहीं कर रही है। लेकिन यह भी समझना होगा कि सरकारों की जो योजनाओं की क्रियान्विति सीमित संसाधनों तक सीमित है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो सरकारें भी क्या कर सकती है। तो एक तरीके से यह विषय सरकार के साथ साथ समाज का भी है। हमें समझना होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने ये कहा ना आपसे कि कौन नाराज, हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हम सामने वाले की नाराजगी का बड़ा हम चिंता करते हैं, और नाराजगी है वो लोग अपना अधिकार समझ बैठते हैं, और अधिकार की वजह से ये होता है कि उसका बेजा फायदा उठाया जाता है। हमारे यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि यह कदम उठाने से देश का भला कितना होगा। एक तबका कोई अगर नाराज हो रहा है तो होने दीजिए। देखिए, इसमें एक छोटा सा विषय मैं लेना चाहूंगा। मैं ताल्लुकात उस विषय से इसलिए करना चाह रहा हूं कि वो एक लाइन, जैसे बाबा रामदेव जी ने कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी पे काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जैसे उन्होंने कहा तो कुछ लोगों ने उसका इस प्रकार से बवंडर कर दिया कि यह विषय उन्होंने क्यों उठा लिया, यह विषय देश के खिलाफ है, यह विषय ऐसा है, यह विषय ऐसा है। लेकिन जो मैंने पहले बात कही थी कि हमारे यहाँ पे समस्या पर तभी ध्यान दिया जाता है जब वह गंभीर समस्या बन जाती है। तो यह निश्चित मानिए कि अगर इस प्रकार के कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आज जो स्थिति जो भयावह है वो भयावह से भी एक भयंकर विपदा वाली स्थिति हो जाएगी। नवादा में, असम के नवादा में JP नड्डा ने बिल भी विधानसभा में पारित करवाया है, और उस पे हम आशा करते हैं कि सरकार इस तरफ सोचेगी, क्योंकि हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं और सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं, थानों की कुछ चीजें तो ऐसी हैं साहब, वो लिमिटेड है। आपके पास में लैंड जो है वो बिल्कुल सीमित है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए, हमारी टेक्नोलॉजी आई कि आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी करने शुरू कर दिए, लेकिन साहब वाटर रिसोर्स, आपका एनर्जी प्रोडक्शन, आप पे रोजगार के अवसर कहां से दोगे? आपके पास में बड़ी जो सामने वाली आपके पास में खाद्यान्न संकट। और केवल ये बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जहां बड़ी आबादी होती है, केवल एक मुल्क की समस्या नहीं है, वो दुनिया के सामने संकट होता है। आपका अपराध बढ़ेगा। चाइना तो चलिए, मैं चाइना देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत मधुर संबंध नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन एक चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उसने आबादी को एक तरह से एक बार के लिए स्टॉप कर दिया, स्टॉप करके उसके अलावा उसको भुनाया भी है उन्होंने। बिल्कुल, उससे कैसे वर्क पावर में यूज किया जा सकता है वैसे उन्होंने यूज किया। तो ये कुछ समस्या है, लेकिन सरकारों को इस पे कदम उठाना चाहिए। मैं भारती जी आप ही के पास आ रहा हूं। बात यहाँ मिशन के साथ साथ आपके विल पावर की है कि वास्तव में सरकारें अभी भी ऐसा लगता है कि, मुझे तो लगता है कि कदम उठाना चाहिए, लेकिन वोट की राजनीति हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि लोग एक लाइन बना करके चलते हैं कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है, अभी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि बाबा रामदेव के स्टेटमेंट पर भी काफी सियासत हुई। देखिए, मैं अभी थोड़ा सा, मैंने अभी कहा था कि भीड़ तंत्र और धर्म और इस सब से मैं दूर रखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं अभी धर्म पे आना चाहूंगी। अगर हमारे संविधान में ऐसा है कि हम सर्वधर्म हमारे लिए समान है, तो संविधान का फॉलो सारे धर्म क्यों नहीं करते हैं? एक हिंदू परिवार में एक महिला पत्नी होती है, दूसरी पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होंगे। मुस्लिम परिवार में आपके 6 बीवियों से शायद 12-13 बच्चे होते हैं। ये लागू वहां क्यों नहीं होता है? हर कानून हर आदमी के लिए भारत में एक होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहूंगी। इससे
मैं भी मेरे समाज की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हो सकता है मेरा बहुत विरोध हो, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हमको ये सोचना होगा कि हम हमारे बच्चों को लिविंग स्टैंडर्ड दे भी पाएंगे या नहीं। मुझे तो इस बात की चिंता है, ये लाइट जो मैं आज यूज कर रही हूँ शायद मेरे पड़पोतों को नहीं मिलेगी। जो पानी मेरे को मिल रहा है शायद हमारे को कैप्सूल में पानी मिला करेगा। एक जमाना था जब हम कुओं में पानी देखते थे, तालाब और नदियां देखते थे, अब बोतलों में पानी मिलता है। जब पहली बार मैं स्कूल ट्रिप पे गई थी और बोतल में मैंने पानी देखा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, पानी भी बोतल में मिलने लगा है। अब आप सोचिए हमारे बच्चे उस पानी को कहाँ देखेंगे। इसको स्टॉप करना, अगर हमारे साथ कुछ विद्वान बैठे हैं मुस्लिम समाज से, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने वहां भी अवेयर करें। जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट अन्य तबकों को दे रही है उसको तुरंत रोक देना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में मैं कहूंगी, तुरंत सरकारी सहायता बंद कर दीजिए। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं अपने आप ठीक होगा, अपने आप जनसंख्या नियंत्रण आएगी। संजय गांधी कहीं गलत नहीं थे। ठीक है, कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जब हम अच्छा करने जाते हैं तो 2-4 केस बिगड़ते हैं, तो शायद कहीं गलत हुआ हो, लेकिन अगर उस वक्त वो फॉलो हो जाता आज हमारी जनसंख्या 137 करोड़ नहीं होती और हम चिंता नहीं कर रहे होते कि शायद विस्फोटक स्थिति तक हम पहुंच रहे हैं। जी, आरको साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, सरकार को तो सख्त कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि आज सब्सिडी अगर कहीं देती है तो सरकार के खाते से आते हैं, वो विड्रॉ करनी चाहिए। आप जो सुविधाएं देते हैं अगर उसमें कहीं कटौती करनी है तो सरकार कर सकती है। 2 बच्चों पे अगर इस बात को रखना, एक राइडर लगाना है कि चाहे वो वार्ड पार्षद का चुनाव हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, बिल्कुल उस पर बैन किया जाना चाहिए। पर ये ऐसा नहीं हो कि एक जगह किया जा रहा है दूसरी जगह आप नहीं कर रहे हो। लेकिन दूसरी बात, एक भारतीय जी ने जो कहा कि अभी एक हिंदू समाज के धर्मगुरु का भी जिक्र किया, कुछ मौलवियों के भी जिक्र आते हैं सामने कि वो इस तरह के उपदेश देते हैं कि नहीं इतने बच्चे होने चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक हिंदू समाज के ही एक संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने कहा कि 8-10 बच्चे होने चाहिए, तो यहाँ विरोध क्यों नहीं होता है? मेरे ख्याल से भारती जी इस बारे में जानती नहीं है। इस्लाम नहीं, ऐसा ना बोले, नहीं जानती है। इस्लाम मजहब के बारे में अगर ये स्टडी कर लेती तो इन्हें आज ये बात कहनी नहीं पड़ती। हमारी मुश्किल क्या है कि हम अपने धर्म की भी पूरी तरह जानकारी नहीं रखते, तो दूसरे धर्म की जानकारी कहां से लाएंगे। मैं आपको ये भारती जी बताना चाहता हूँ, इस्लाम में एक इंसान को 4 शादियां करने की इजाजत तो है, लेकिन उसमें कंडीशन है। क्या? ये कंडीशन है कि अगर वो बीवी इस काबिल ही नहीं है कि वो आपकी जरूरत पूरी कर सके। किस टाइप की जरूरत? सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए सर? सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए आप 3 तलाक को क्यों नहीं मान रहे हैं? सुनिए, आप 3 तलाक को क्यों नहीं मान रहे हैं? जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। पहले आपकी बात जो आपने कहा थोड़ा आपको समझा दूं, अगर आप समझना चाहें तो आगे काम आए आपके। नहीं, मैं बहुत स्टडी करती हूँ, तो स्टडी करती है बीबी। हम कहते हैं आपको पूरे हिंदुस्तान के हमारे पास सर्वे हैं, डेटाज हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 1% आदमी भी मुसलमान दूसरी बीवी वाला नहीं मिलेगा, और हिंदुओं में 5% से 7% तक अनऑफिशियल बीवियां रखते हैं। सर आप गलत कह रहे हैं, 100% गलत है। आपको गवर्नमेंट के मैं दे दूंगा आपको। ये गवर्नमेंट का फिगर कहां से? क्या बात कर रहे हैं आप? 3 तलाक को मान नहीं रहे हैं आप। किसी महिला के साथ आपके यहाँ जो अत्याचार होता है उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तीन तलाक की बात भी मैं आपको बता देता हूं। हवाओं में बात ना करें सर, धरातल पे बात करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मौलवी साहब, हवाओं में बात मत कीजिए। ये जो बात है, हम सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉब्लम का हल तो ढूंढते नहीं। मेरा कमीज आपके कमीज से ज्यादा सफेद है, आपका मैला है, ये कहकर के हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम धर्म में ऐसा, हिंदू धर्म में ऐसा। अरे भाई, प्रॉब्लम की समाधान ढूंढिए। हमारे समाधान ये है कि आप हमारे संविधान भारत के नागरिक तो भारत के संविधान को कर देंगे। भारत के नागरिक टैक्स तो बराबर लेंगे, टैक्स में कोई कमी नहीं, टैक्स और बढ़ाते जाएंगे। ये गवर्नमेंट फेल है। चाइना से हमें सबक लेना चाहिए। चाइना की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, उसके बावजूद चाइना के अंदर हमसे ज्यादा इकोनॉमिक अच्छी है। क्यों है? हर आदमी को काम देते हैं, हर आदमी से काम लेते हैं। हम फेल हैं। हमें तो हिंदू मुस्लिम कराना है, हमें तो झगड़े कराने हैं, हमें मुल्क के मतलब एक टकराव करा करके लोगों के जहन बदलने हैं, हमें दोबारा जीतना है। इसी फिक्र में लगे हुए हम लोग,
इस फिक्र में नहीं है कि हमारे देश का क्या हो रहा है, इस फिक्र में नहीं है कि हमें अपने देश के जो हालात पैदा हो रहे हैं इसको कैसे काबू पाएं, इस पे कैसे कंट्रोल करें। इंसान को कुदरत ने दिमाग दिया है, इस दिमाग से वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस दिमाग का सही इस्तेमाल करेगा तो वो मुकाबला करेगा चुनौतियों से भी और उस पर पार पड़ जाएगी। लेकिन जब इस दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेगा और वो सोचेगा कि ये चीज आ रही है, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये किसी चीज का इलाज नहीं होता है। आप यकीन मानिए, मेरी बातें बहन को भी अच्छी नहीं लगेगी, इनको भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको ये बात बिल्कुल गारंटी से कहता हूं कि हमें इसका फिक्र करना चाहिए कि हमारे हर इंसान के उसको रोजी का, उसको रोजगार का, उसकी तालीम का, उसकी तमाम चीजों का हमारी सरकारें जरूरत देखे। आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क में चलिए मैं लौटूंगा आरको साहब आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं एक ऐसे इस विस्फोटक स्थिति की जिसकी चिंता सबको होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के बढ़ते ग्राफ की। चलिए आरको साहब के पास में मैं ब्रेक से पहले था। आरको साहब एक चीज बात अभी निकल करके ये आई है सामने, भारती जी क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने सवाल खड़ा किया हिंदू समाज के संप्रदाय के धर्म गुरुओं पे भी और मुस्लिम मौलवियों पे भी। इनका कहना था कि ये धर्म के आड़ में जिस तरह से सीख देते हैं बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात एक यह भी सामने आती है, हालांकि आपने कहा कि 1% जो मुस्लिम है उनके एक से ज्यादा बीवियां हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो इलीगल रूप से बीवियां रखते हैं हिंदू समाज में। आई डोंट नो कि आंकड़ा कहां से है आपके पास में ये, आप सरकारी आंकड़े का दावा भी कर रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा, मुझे पता नहीं कहां से आपको सरकार का ये आंकड़ा मिला। ये क्योंकि ऐसा सर्वे आज तो पॉपुलेशन काउंट हो जाए वही काफी ऐसा, ये दूसरे के गर्लफ्रेंड के गणना होने लगी है तो मुझे बड़ी रोचक बात लगी है। खैर, लेकिन आप इसे कितना उचित मानते हैं? और मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं एक नहीं 200 ऐसे उदाहरण आते हैं महिलाओं के जो ये कहती हैं कि साहब मौलवी साहब का हुक्म है कि तो अल्लाह का आदेश है कितने बच्चे होने चाहिए। मैं आपको देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी की भावनाओं में ना बहता हूं और ना मैं किसी प्रभावित होता हूं, लेकिन मैं कानों सुनी बात और आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको ये। जी आरको साहब। जी एक्चुअली साहब, मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे मुल्क में हमारी जो सरकारें हैं ये अगर इस प्रॉब्लम्स के बारे में अगर चिंता कर लें तो हमारे यहाँ इस मुल्क में संसाधनों की कमी नहीं है। सिर्फ अपनी सोच की, विचार की और सही फैसले करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुल्क का जितना एक साल का बजट है उससे 8 गुना बजट हमारे 22,000 मंदिरों का है। वो पैसा कहां से आता है? हम ही तो चढ़ा के आते हैं, हम ही तो दे के आते हैं। उस पैसे को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्या कमी है हमारे संसाधनों की? हमारे मुल्क में सारी चीजें मौजूद है। आज नदियों को क्यों नहीं मिलाया? वाजपेयी जी ने कहा था कि हम नदियों को मिलाएंगे। काम ही नहीं करना चाहते, हम निकम्मे हैं। लेकिन हमारे पास जब कोई मुसीबत आती है कहते हैं ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, कल कहेंगे खाना बंद कर दो, परसों कहेंगे कपड़े पहनना बंद कर दो। तो यही रह गया कि हमारे पास, अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुमने सरकार में बिठाया है। आपकी बात से सहमत हूं कि सरकारें जो पार्टियां वादा करती हैं सरकार बनने के बाद में वो वादे पूरे नहीं कर पाती। ये एक मैं आपकी आपत्ति है उसको मैं खारिज नहीं कर रहा, बिल्कुल स्वीकार करता हूं, ऐसा होता भी है। लेकिन यहां बात पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन की जैसे विस्फोटक स्थिति है। अगर आज हम कहें कि 5 साल में कोई भयावह हालात बन गए मुल्क के, ऐसा भी नहीं है।
ये बढ़ती जा रही है और अगर समय रहते अभी भी अगर हम नहीं इस पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। चीन ने तो अभी कुछ दिन पहले तो ये कहा था कि हम इनाम देंगे बच्चे पैदा नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, आप समझे, इतनी पॉपुलेशन के बावजूद उनके काम करने वालों की कमी है। आप जो कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी नहीं है, प्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं, दुनिया में जा रहा है उनका पानी की समस्या। एक सेकंड सर, एक बात तो आपको करेक्ट करना चाहूंगा, यूएनओ ने अप्रिशिएट किया है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की विल पावर चाइना में जो रही है उससे दूसरे मुल्कों को सबक लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वहां बच्चा ज्यादा पैदा करने वालों को इनाम दिया जा रहा है, आप कहां की बात कर रहे हैं? उनके सामने तो चिंता है, ये चिंता उन्हें इस बात की है कि उनका जो प्रोडक्शन है, कोई आदमी वहां जो है ना बेकार नहीं है, बेरोजगार नहीं है सर, वो आज को वो रोजगार दे रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इतना पूरी दुनिया में उनका माल जा रहा है, अमेरिका जैसा जो है वो बैन लगा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं इसे बिगड़ रही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वहां माता और पिता को सम्मान किया जा रहा है कि 10 बच्चे पैदा किए, इनका सम्मान होना चाहिए। सर, हिंदू धर्म के लोग तो कह रहे हैं 40 पैदा करिए। नहीं, गलत जानकारी है सर, ऐसी बात करो। साहब कहा है, रिपोर्ट आपके पास गलत रिपोर्ट है, बीजेपी के एमपी ने कहा है कि 40 बच्चे पैदा कीजिए। गलत रिपोर्ट है सर, बिल्कुल गलत जानकारी है। मैं यूएनओ की रिपोर्ट चाइना के, तो हम आपस में इसी तरह लड़ते रहे कि आप 40 करो, हम 10 करें, हम तो करें। अरे इस बात को छोड़ो, आप इस बात को सोचो। इस समस्या का समाधान ये है कि बेरोजगारी हम कंट्रोल तो हो, हमारी जरूरत तो कंट्रोल हो, पूरी करने का साधन। अभी तो ये बात निकल कर आ रही है कि हमारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन है। हमारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन नहीं है, हमारा निकम्मापन है। वो भी हो सकती है एक बात, लेकिन ये भी एक बात है, आप चाहे न माने, हमारा निकम्मापन है। तो ये निकम्मा वीरेंद्र जी, हाँ देखिए, कहीं कहीं आरको साहब को समझना होगा कि स्थिति जिस प्रकार से भयावह हो रही है, संसाधन सीमित है। पानी की समस्या आपके सामने, बेरोजगारी की समस्या आपके सामने, हेल्थ सर्विसेज की समस्या आपके सामने। आप स्थिति समझिए ना, हिंदुओं की जनसंख्या 16% की दर से बढ़ रही है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 30% की दर से बढ़ रही है। आप नहीं साबित कर सकते, साबित नहीं कर सकते, आप साबित करें, आपने तो गलत तथ्य पेश तथ्य आप स्वीकार नहीं कर रहे, आप गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर। आप तो यह भी स्वीकार नहीं कर रहे कि संसाधनों की कमी है, जबकि सामने है। आप यह 1 महीने की डिबेट का आप देख लेंगे ना, तो आपके सामने आगे जो भी डिबेट्स हुई है वो इनके समस्याओं पे हुई है। पानी की समस्या कितनी विकट होती जा रही है, आप मेडिकल सर्विसेज की समस्या देखिए, बेरोजगारी की समस्या देखिए, क्यों हो रही है? सिर्फ सबसे बड़ा कारण अगर कोई सामने आ रहा है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, और आर्थिक असमानता जो बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं करी, आर्थिक असमानता मुसलमानों में ज्यादा बढ़ने का कारण यही है कि उनके यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। आप विषय को समझिए, आपकी शिक्षा ज्यादा क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि आप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे, आपके पास उनको पढ़ाने के लिए नहीं है। समस्या है आपके लिए, क्योंकि आपके है कि गवर्नमेंट हमको पढ़ने देना नहीं चाहती। जिस प्रकार से गवर्नमेंट हमारी पढ़ाई को रोक लगाए बैठी है, जिस प्रकार से आप मदद करें, उस तरह मुसलमानों की मदद भी कर जाते हैं। देखिए कैसे हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या बात करते हैं? जरूरत इस समय है कि आप अपनी कौम को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो संसाधनों को देखते हुए आगे बढ़े। अब मैं आपको बता रहा हूँ शिक्षा के बारे में। हमारे मुल्क में साहब मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर सुनिए, हमेशा 4-5 IAS हुआ करते थे। पिछले 7 साल से जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रतिशत देखिए आप कितना है। मेरी बात को पूरी सुन लो। मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि हमारी आज से 10 साल पहले जो फिगर आया करते थे अखबारों में, कभी 4 IAS हुए, कभी 5 IAS हुए, कभी 3 IAS हुए, लेकिन 10 साल से लगातार बढ़ रहे हैं और हमारी परसेंटेज 52-53 तक पहुंच गई है। 1000 में 52 IAS हमारे बच्चे बन गए। तो ये तालीम नहीं तो क्या है? बगैर तालीम के थोड़ी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे में गरीबी है। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, गरीबी है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। 10 बच्चे हैं, मैं बताती हूँ। हमारे को लोन नहीं मिलता है, हमारे को गार्ड जोन कह करके बैंक लोन नहीं देती है, हमारी बाकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। हमारे इलाकों में हमारे इलाकों में डिस्टेंसिंग नहीं है, झूठ जितने सब जानते हैं इस बात को। मुस्लिम इलाके में अगर कोई चले जाएगा, गरीब इलाके में कोई चले जाएगा, चले जाइए, नहीं पड़ेगा, चले जाइए। सरकारी सेवाएं दलित लोगों के लिए हमारे कॉलोनियों में बंटवारे हैं, हमारे कॉलोनियों में फर्क आप लोगों ने पैदा कर रखा है। कॉलोनी में कस्ते मालूम पड़ जाता है, तो आप यहाँ दलित रहता है और यहाँ मुसलमान रहता है। आप रहना इस तरीके से जा रहे हैं, आपके मोहल्लों में
आपके मोहल्ले में स्वच्छता क्यों नहीं होती है? साफ करवाइए। आप स्वच्छता क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते आप स्वच्छता? भेजते नहीं साफ करने वाले पार्षद है, आपके पार्षद नहीं है वहाँ पे। जनप्रतिनिधि आप ये देखिए, जनप्रतिनिधियों के लिए तो 2 का कानून होगा, आम जनता के लिए कानून नहीं होगा। आज मैं आपको साबुत दे सकता हूँ कि किस कदर करप्शन है। अरे और राजू जी का राजा के 15 पैसे जा रहे हैं और 85% क्यों राजा उन्होंने राजनीति वाला समय नहीं रहा, प्राइवेट में कहा था, इसमें कहीं सच्चाई है। और हमारे मोदी जी ने अभी 15 आदमी को क्यों हटा दिया? करप्शन के लिए हटा दिया। DTV का 12 आदमी पहले क्यों हटा दिए? करप्शन के लिए हटा दिए। करप्शन में डूबा हमारा मुल्क। हमें सब नहीं सोचेंगे, आप यकीन मानिए कोई मसला नहीं है। अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को घर भेजा है एक अच्छी बात है, रोकने के लिए अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। तो जब चीजें सामने आएंगी तो धीरे धीरे ऐसे ही तो मैं यही कहता हूँ। भारती जी कुछ कहना चाहिए। आप कहते हैं सरकार गलत है और आप लोग सही हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार होता है। मैं बताती हूँ आपको अल्पसंख्यक में क्यों रखा गया है। शांति से सुनिएगा। आपको जितनी फैसिलिटीज दी जाती है ना, 10th में आते ही लोन दिया जाता है आपको, एजुकेशन लोन। लड़की को अलग से लोन दिया जाता है, बच्चों को, लड़कों को अलग से लोन दिया जाता है। आपके मदरसों में गवर्नमेंट दे रही है सारी फैसिलिटीज, आपके मदरसों को हाईफाई किया जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? कागजों में बहन, कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल मुझे मालूम है। मैं आप मुझे बोल लेने दीजिए। आपका प्रैक्टिकल तो ये है। मैं एक छोटा सा विषय रखना चाहूंगा। बिल्कुल गलत है जी, आप ये झूठ बोल के 10 स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर खोले। हाँ, बिल्कुल। उसमें क्यों नहीं आपके यहाँ से किसी ने भी एडमिशन लिया, जबकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट थे? टोंक छोड़िए, जयपुर की बात करती हूँ। जयपुर में नहीं पहुंचे। डेवलपमेंट के 10 सेंटर खोले गए टोंक में, लेकिन उसमें 1% भी एडमिशन नहीं हुए। इसका क्या कारण रहा? देखिए, मेरे पास इसके फिगर नहीं है, इसलिए मैं जवाब नहीं। आपके पास फिगर नहीं है, हिंदुओं के पास 5-5 है, वो आपके पास फिगर है। कुछ भी बोल जहाँ आपके लिए सही डाटा होते हैं वहाँ आपके पास फिगर नहीं होते हैं। हद हो गई। आपके पास विकास के फिगर है, लेकिन ये फिगर नहीं है। बंद हो गया क्या? वो सेंटर बंद हो गया क्या? बंद होंगे, उनका एक सीमित पीरियड होगा। नहीं, उसमें अगर एडमिशन नहीं होते तो बंद होते हैं। खुद मैंने नहीं चलाया टॉक में। चलो श्याम जी हमारे बीच में वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। श्याम जी, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के विस्फोटक हालात पर। आरको साहब का कहना है कि जो अभी बातें निकल के आ रही, भारती जी का ऑब्जेक्शन था कि इस देश में एक कानून होना चाहिए, 2 बच्चों की लिमिट अगर है तो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे यहाँ 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए। कुछ इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। आरको साहब का ये कहना था कि 1% मुस्लिमों के 2 बीवियां होंगी या उससे अधिक हैं, जबकि 5% हिंदू ऐसे हैं कि उनके एक बीवी के समानांतर एक गर्लफ्रेंड, बीबी या कोई भी रखते हैं। सरासर बकवास है जी। देखिए योगेंद्र जी, अब हम इन चीजों को लेकर के मजाक, लेकिन बात यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की है। योगेंद्र जी, अब तो एक दूसरे को डाउन करने की बात का विषय यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से। बस वो विषय वो है हमारा देश के सामने। अब इसको रोका कैसा जाए, उसमें हमको चिंता करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बात सही है कि हम रोकने का उपाय जब सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अगर इलाके में चले जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन लड़कियों को जब 6 बच्चे या 4 बच्चे पैदा कर लिए होती है, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि उनके यहाँ परिवार नियोजन की प्रक्रिया शुरू करें। ये चिंता का विषय सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ सोच अलग तरह का है। सोच पहले से ही विकसित हो जाए, क्योंकि अशिक्षा का वातावरण है दोनों तरफ, एक जगह नहीं है, सब जगह है। तो इसको हमको पहले, सबसे पहले तो अब जो बार बार कह रहे हैं कि अब सरकारी कर्मचारी चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, उसको मानना पड़ता है, नहीं तो उसको सुविधाएं नहीं मिलती। ये अगर सरकारी नौकरी में लागू किया है तो हो सकता है कि टाइम लगेगा, उसमें हमको तैयार करना पड़ेगा, सोच डेवलप करना पड़ेगा, शिक्षा का विकास जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की जनसंख्या के बराबर हम कुछ टाइम बाद मुकाबले में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उनके अनुसार अपने आप को विकसित नहीं बना पा रहे। और ये चिंता का विषय निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि यदि इसको नहीं रोका गया तो आज हम युवाओं का देश है, कल को आने वाले समय में बुजुर्गों का, क्योंकि आज चीन के सामने चिंता का विषय यही हो गया है कि उन्होंने जनसंख्या को जिस प्रकार से रोका, तो आज वहाँ बुजुर्गों की संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी, बच्चे कम हो गए। ये चिंता का विषय उनके सामने खड़ा हो गया। लेकिन हम बैलेंस बना करके किस प्रकार से हम संसाधन का उपयोग सही तरीके से देश का भी करें। और बहुत सारे देशों के सामने जो रिपोर्ट आई है, यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भयावह स्थिति बनी हुई है। भयावह स्थिति एक दिन में नहीं बनी तो आज जब आजादी का 75वां साल बनाएंगे इस देश का, उस वक्त अगर हम बहुत अच्छी चीजों को लागू करें, जो कि केंद्र सरकार चाहती भी है
कि इसके अंदर लागू करें, लेकिन प्रभावी ढंग से कैसे लागू हो इस पे हमको मनन और चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह नहीं रुक पाए जिस प्रकार से रोका जाना चाहिए था, और जिस प्रकार से वहां पर शादी बच्चों की 18 साल की उम्र में हो जाती तो 24 साल की उम्र में उसके 4-5 बच्चे पैदा हो गए होते हैं, उसके बाद हम उसको जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की बात करते हैं। तो ये हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि जो हमारी अशिक्षा का वातावरण है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, दोनों ही को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अशिक्षित है और जो इसको समझता नहीं है और ये नहीं झेल पाता है कि उसके परिवार में यदि 10 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे तो उसकी स्थिति कैसी बनी रहेगी, उसको खुद को झेलना पड़ता है। ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामले के बजाय हमको उसको सिखाना पड़ेगा कि देखिएगा आपके यहाँ अगर आपके संसाधन नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके 8 बच्चे हो गए तो उसका लालन पालन कैसे करोगे। तो आप देख लीजिएगा वही वातावरण का स्थिति ये बनती कि मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है, और फिर वो बच्चे पंचर का काम करने लग जाते हैं, किसी का काम यदि यही उन्हीं के परिवार में आप देखिए कि पढ़े वाले जो परिवार है वो समित रखते हैं, उनको पता है कि इन बच्चों को हम एजुकेटेड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये बच्चे वो नहीं कामयाबी हासिल करेंगे। मैं मान के चलता हूं कि पहले से और अब में अंतर आया है। सच्चर कमेटी ने जब से बहुत सारी चीजें सामने लाके खड़ी की है, उनको सुविधाएं देना शुरू की है, जैसे कि हमारे जिस दिन देखिएगा ईद का मौका था, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इनके प्रति समर्पित की। तो ये बात सही है कि माहौल को परिवर्तन करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। इसमें हम आपसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं, बल्कि ये स्वीकार करें कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए और हमारे लिए खुद के लिए अहितकर है। ये सोच हमारा जब डेवलप होगा तो हम इस पर निरंतर करने में कामयाब हो पाएंगे। हम केवल ये कहते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे इतने % बढ़ रहे हैं, मुस्लिमों की आबादी इतनी % बढ़ रही है और हमारी इतनी % नहीं बढ़ रही, ये आरोप लगाने से अब काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा कि हम उनको शिक्षित बनाएं और ये बताने का प्रयास करें कि आपकी जनसंख्या वृद्धि से देश का तो अहित होता ही है, लेकिन आपका परिवार का भी अहित है। आप उसको तरीके से विकसित नहीं कर पाएंगे, इस देश के प्रति जो अच्छे नागरिक देने की बात है उन्हें दे पाएंगे। ये देखिए मौलवी साहब बार बार कह रहे थे कि हमको आपको कोई ये नहीं, आप ये देश में सामने मौजूद है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आपको भी है और मेरे को भी है, वहां कोई अंतर नहीं किया जाता। जो योग्य व्यक्ति है वो ले जाता है उसका लाभ, जो लोग समान अवसर मिल रहे हैं। देखिए इसलिए इसमें सबसे बड़ी आरोप प्रत्यारोप लगाना भूले आप। ये श्याम जी सबसे बड़ी बात ये है समान अवसर मिलते हैं और मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, कानून चाहे कितना ही सख्त हो, कुछ कुरीतियां, कुछ विपदाएं, आफत हमारे द्वारा निर्मित हैं और ये समाज की अवेयरनेस जब तक नहीं होगी दूर नहीं किया जा सकता। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात हो, ये तभी संभव है। आज अगर हम 5 लोग बैठे हुए हैं तो 5 लोग अगर हम ये तय करके जाएं कि हाँ बिल्कुल ये एक बड़ी विस्फोटक स्थिति है, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, समझना चाहिए। लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि लिखना आ गया सुंदर लाल, नहीं, आपका मानसिक रूप से भी आप उसी तरह से लिटरेट हो कि जो चीज हम चाहते हैं, जो समस्या है, उसका मुकाबला कर सकें। मैं लतीफ साहब एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। ये देखिए अवेयरनेस से जुड़ी बात है। सरकार कानून बना सकती है, सरकारी योजनाओं में कटौती कर सकती है, लेकिन जो शिक्षित ही नहीं है, जिनमें इस बात की स्थिति का मादा ही नहीं है कि आज जिस ओर हम जा रहे हैं वो कल के लिए बहुत खतरे की अलार्मिंग स्टेज में हम लोग खड़े हुए हैं और उसका नुकसान ना केवल मुल्क को, समाज को, मुझे खुद को भी उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज पानी की कमी हो, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो, काफी जड़ उसमें पॉपुलेशन भी है। सर देखिए साहब, आप जो भी कह रहे हैं, मैं तो समाज की अवेयरनेस की बात कर रहा हूं सर आपसे। आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें समाज में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और अवेयरनेस आती है शिक्षा से। और जो समाज शिक्षित नहीं है उन पर सरकारों को ध्यान देकर कि वो कैसे शिक्षित बने, इसकी चिंता हमें होनी चाहिए और उनको शिक्षित बनाने में क्या चाहिए उन्हें वो देना चाहिए। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा समाज शिक्षित नहीं है, कम तालीम हमारे यहाँ है, लेकिन हमें उस तालीम में आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की तरफ से हेल्प होनी चाहिए वो हमें हेल्प नहीं होती है। ये हमारा इल्जाम नहीं है, बल्कि ये हमारे पर गुजर रही है, पीड़ा है ये गुजर रही है ये कि हमें अगर आपको शिक्षित बनाना है
तो हमारे ऊपर आपको शिक्षित बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए, हमारे इलाकों में स्कूल नहीं होते हैं सरकारी कि जहां हमारा बच्चा पढ़ सके। हमारे मदरसे में जब बच्चा पढ़ता है वहां उसको उतने परसेंटेज नहीं मिलते हैं कि वहां से निकल के वो सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में जाकर के दाखिला ले ले। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमारे यहाँ समझना चाहिए। सच्चर कमेटी ने इस स्कॉलरशिप लागू की, उससे हमें बड़ा फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ कि हमारी बच्चियां जो घरों से नहीं निकलती थी आज लड़कों से ज्यादा स्कूलों में कॉलेजों में जा रही है। इतना फायदा हुआ। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लतीफ साहब एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए अभी राजस्थान में भी कर दिया और भी कई राज्यों के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कर रखा है बच्चियों के लिए फ्री एजुकेशन की जो बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पैरामीटर में हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि सिख है कि उसको बच्ची है तो बच्ची है, क्योंकि हमारा संविधान तो ये तो भेदभाव जो कुछ किया हम लोगों ने किया है, हमारे संविधान में जो संविधान में नहीं है ना कानून ये बात कहता है। तो अवसर तो समान मिल रहे हैं, तो अवसर जब मिल रहे हैं तो उसको बनाने की पहल मुझे लगता है कि समाज के विद्वान किसी भी समुदाय के हों उनकी भी बड़ी कमी रही है कि अवसर को हम बुना नहीं पा रहे हैं। इसमें इसमें आर्गो साहब इसमें एक विषय और मैं जोड़ना चाहूंगा जो जैसा योगेंद्र जी ने बताया, आपको उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। सरकारों ने कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मुस्लिम बहुल इलाकों में जितनी भी स्कूलें खोलने की कोशिश की वो सब बाद में बंद हुई है। उसका भी एक कारण आप बताइए क्यों बंद हुई? आप अगर मुझे लिस्ट दे दें। एक मिनट हम ना विषय से भटक रहे हैं, ये विषय से बिल्कुल विषांतर जा रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली की बात विषांतर हो रहे हैं वापस। मैं दिल्ली की बात बताती हूँ। जनसंख्या नियंत्रण पे हम बात करें तो एक सर्वे मैंने पढ़ा, वहां पे बंदरों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि 25 करोड़ की एक योजना बनानी पड़ी है। क्या हमारी बुद्धि, हमारा मेंटल लेवल उन बंदरों से भी कम है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहां तक जा रहे हैं? मेरे बच्चे को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो अगर मेरे बच्चे को नहीं मिल रही है। मैं एक फार्म हाउस में रहती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी ग्रीनरी है, मेरा बच्चा अब एक उसमें रहेगा, मल्टीप्लेक्स में रहेगा जिसमें उसको 3 रूम फ्लैट में रहना पड़ रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। ये हमको ही तय करना है, कहीं धर्म बीच में नहीं है, कहीं कोई सरकार बीच में नहीं है। सरकार आके आपको डेली सुबह नहीं बता सकती है कि आज आपको क्या करना है। ये हमको पर्सनल लेवल पे समझना होगा। हम उन बंदरों के लेवल पे नहीं है कि योजना एक सरकार लेके आए, हमको खुद समझना होगा। के पास दिमाग नहीं है, हमको खुद समझना होगा। हाँ, इसलिए हमको खुद समझना है कि हमारे को घर में कैसे साफ रखना है। मौलवी साहब, घर कैसे साफ रखना है ये आपको खुद तय करना है। आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे आपको खुद तय करना है, करेंगे आपके समाधान निकालेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ नहीं कह सकते साफ नहीं दिमाग उन्हें नजर नहीं आ रहा कि जो कुछ हो रहा है इसका हमें फिक्र करना चाहिए। कहाँ पहुँच रहे हैं? मैं कह रही हूँ, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आज अभी बैठ के हम जो बैठे हैं इसके बाद आपने क्या तय किया कि आप घर जाके फैमिली प्लानिंग का जो रूल बना हुआ था संजय गांधी के टाइम का, एक थोपना और एक हमारे रूल के अकॉर्डिंग आज भी बंद नहीं है, वो चल रहा है बहुत अच्छे। तभी TRF सही रास्ते पे चल रहा है। हाँ, TFR तभी 2.1 है। मैं आपसे कहूंगी आज यहाँ बैठ के भूल जाइए मेरा और आपका क्या बहस हुआ, वीरेंद्र जी का क्या बहस हुआ। क्या आप घर जाके जो इलिटरेट बच्चियां हैं उनको ये कहेंगे कि अपने पास 2 ही बच्चे होने चाहिए या एक ही शादी होनी चाहिए? क्या आप कहेंगे? मैं कहती हूँ, मैं कहूंगी, मैं मेरे ट्रस्ट में जाके बात नहीं हो रहे हैं ज्यादा, 2 से ऊपर कोई निकलता नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे 8 बच्चे हैं, सुनो आप मेरी बात, और मेरे 8 बच्चों के 2 से ज्यादा नहीं। देखिए मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कितनी है? बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरी सुनो आप, मेरी उम्र कितनी है? मेरी 75 साल की उम्र है और मेरे 8 बच्चे हैं और मेरे 8 बच्चों में किसी के भी 2 से ऊपर नहीं है, किसी का भी नहीं है। बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। और आप एग्जाम्पल, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। आप एग्जाम्पल दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, हाँ, शिक्षित किया, ये कुछ नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, यू आर जैसा योगेंद्र जी ने यही विषय रखा था, अवेयरनेस वाला। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, अवेयरनेस शिक्षा से आएगी। और शिक्षा पे हम, आप देखिए हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाता है जिसको सरकार पैसे देती है 7,000,
आपके यहाँ जो टीचर पढ़ा था उसको सरकार देती है फिर आपके और हमारे आ गए। मैं हमारा मैं यही कैसे विकसित मैं यही कहना बच्चों को वहाँ भेजिए ना साहब, वहाँ भेजिए 90% चाहिए, वहाँ भेजिए। अरे साहब 90% चाहिए तो इसके लिए वो तो आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। 90% तो आपको पढ़ानी पड़ेगी। 90% तो आप ही को पढ़ानी पड़ेगी। हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, अगर हमारा फिक्र है तो हमें अच्छे टीचर दीजिए, हमें अच्छे। अरे हद हो गई, अभी श्याम जी आपको लगता है हम भी नीचे से ऊपर उठ जाएंगे। श्याम जी 2 सवाल है, बराबर की लाइन में आके 2 सवाल है। एक सवाल तो मेरा ये है, सरकारों की विल पावर ऐसी है कि सख्त कदम उठाने की मुझे जरूरत महसूस होती है, क्या उठा पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, मुझे नहीं लग रहा उठेगा। सरकारों के कदम उठाने से ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ समाज के सभ्य लोग, जो शिक्षित लोग हैं, दिल से बदलेगा उनको इन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल मुस्लिम क्षेत्र के लोग भी, मुस्लिम के लोग भी अच्छे लोग हैं, वो उस समाज को विकसित करें और प्रयास करें कि जो कमियां उसको दूर कैसे हो। चिंता का विषय है कि जब समाज शिक्षित हो जाएगा, समाज के लोग इस समस्या के ऊपर ध्यान देंगे। सरकार के ध्यान देने से इतना प्रभाव ढंग से नहीं होने वाला। सरकारी क्षेत्र में तो प्रभाव हो जाएगा उसका, क्योंकि आप उसके क्षेत्र में सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको कानून मानने पड़ेगा कि आपको पदोन्नति नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, तो आप उसको मानोगे कानून। लेकिन समाज का वो तबका जिसको जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या का स्थिति बड़ी खराब है। वहाँ शिक्षित लोग नहीं है वहाँ, क्योंकि अब कम उम्र में ही जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद सोचते हैं। हम सोच रहे हैं कि शादी होने के साथ ही बच्चियों को बताया जाए कि इससे क्या होने वाला है। वो अगर समझ में आएगा, मैं तो कहती हूँ सर 8 माह सुधरेगा। 7 फेरों में 8 माह आपका और हमारा, हम शिक्षित हैं, अब आप हमारे बच्चे कितने हैं या हम आपको सामने दे सकते हैं। हमारे माँ बाप जो थे 8-10 बच्चे, 7-7 मौलवी जी सही करें कि इनके 8 बच्चे, उस जमाने 7-8-6 बच्चे, तो क्योंकि वो समझदारी नहीं थी। नॉट ओनली और ये सभी जगह मैं क्या कह रही हूँ, जब हमारे भाई बहन कितने थे, लेकिन हमारे बच्चे कितने हैं और हमारे जो बच्चों के बच्चे होंगे वो लिमिटेशन में आ गया है। नहीं कर सकते 2 या 3 बच्चों पे, तो बहुत स्थिति भयानक हो जाएगी। टारगेट बना लिया है, जब कोई बात आती है जरूरी है। मुस्लिमों में तालीम नहीं है, ये बच्चे पैदा कर, ये नहीं है। हर वर्ग की बात है, मैं आपको बहन की बात कह रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम वर्ग को दोषी नहीं ठहरा सकता इसमें जो अशिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो सभी इससे पीड़ित हैं। क्योंकि पीड़ा का विषय जब तक जान नहीं पाते, क्योंकि दोनों माँ और बाप दोनों ये समझ ही नहीं पाते कि इनका जो पीड़ा माँ बाप को झेलनी पड़ेगी और परिवार ताज जिंदगी तक उसको पीड़ा को झेलता रहेगा। ये समझ जाते हैं जब तक तो उनके 4-5 बच्चे हो गए होते हैं, उनको वो सुविधा और वो जो जानकारी, अगर आपकी बातों को सही माना जाए तो क्यों ना शादियों में, निकाहों में ये कर दिया जाए कि आपके 2 ही बच्चे होने चाहिए। एक वचन दिलवा दो ना उनसे। अगर इस तरह से आदिवासी में उससे क्या होने वाला है। देखिए जब तक आदमी पर्सनली नहीं समझेगा, अब तक नहीं, हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं पड़ेगा कि इस भयावह स्थिति इस काम को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय आप देखिए, पहले रोजगार नहीं मिल रही है, आया है, रोजगार नहीं है। पहले हॉस्पिटल में बच्चे पैदा नहीं होते थे, आज तो परिवर्तन आया है ना। ये परिवर्तन क्योंकि हमने खुद ने इस चीज को, अगर हम 75 साल बाद प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य करने की बात करते हैं तो हम कैसे इस देश को सुधार सकते हैं। जबकि हमारा देश जैसे आजाद हुआ था, हम शिक्षा पर उस वक्त ध्यान नहीं दे पाए, हमने वो चीज की नहीं, करप्शन बढ़ता रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही। इसका परिणाम हम बहुत ज्यादा स्थिति में आ गए। आज हम 137 करोड़ हो गए, आने वाले समय में हम चीन से ज्यादा हो जाएंगे। और देखिए जो भी देश है, विकासशील जितने देश हैं, उनकी सबकी जनसंख्या बढ़ रही है। सबके साथ चिंता का विषय है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो इसलिए इस चिंता के विषय में केवल सोच नहीं करना पड़ेगा। आपके समाज में, आप जो भी समाज के लोग हो, आपको खुद हर समाज को आगे बढ़ के इस जो भयावह स्थिति पैदा होने वाली है उस पर रोक लगाने के लिए। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या एक विस्फोटक स्थिति में है और ये तभी संभव है सरकार सख्त कदम बनाए, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक इससे निजात पाना बहुत मुश्किल होगा। बाल विवाह है, उसे रोकने के लिए सख्त कानून बने, लेकिन रुक नहीं पा रहा। वजह साफ है कि समाज की चेतना नहीं है। और यह तभी संभव होगा जब इस बात की स्थिति को हम व्यक्ति से समझने की कोशिश करें कि जनसंख्या के बढ़ते प्रभाव का दुष्प्रभाव क्या होगा। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो चाहे सख्त कानून भी बनेंगे तो बेशर होंगे। वो तभी
वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो योजना है उन्हें वंचित किया जा सकता है। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि चलिए ठीक है मत दीजिए। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बड़ी आवश्यकता है और अगर हम आज से नहीं चेतेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।